कोई बताएगा व्हाट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, या डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल इंटरफेस एंड कंसोल एप्लीकेशन? ठीक हो गया, आइकन्स या आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं? और कोई इधर से बता रहा था क्या चीज़? यूज़ ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। और ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि एक सीक्वेंस में चल रही होती है। फर्स्ट आपके पास कोई जो भी स्टेटमेंट है वो चले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, सीक्वेंस में होता है। जबकि आपके पास GUI क्या होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो इवेंट ड्रिवन होता है। इवेंट ड्रिवन से क्या मुराद है कि यहाँ पे सपोज करो आपके पास ये क्लोज का बटन है, जब तक मैं इस क्लोज के बटन को क्लिक नहीं करूँगा क्या ये एप्लीकेशन क्लोज होगी? नहीं होगी। एक जनरल केसेस में ये क्लोज नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसको आप इवेंट ड्रिवन बोलते हो। ये जो आपको ग्राफिकल इंटरफेस नजर आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके पास क्या हुआ, एग्जिट होगी एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसी टाइप की एप्लीकेशंस अब हम लोग कुछ बनाना शुरू करेंगे। स्टार्टिंग कर रहा हूँ। बेसिकली आप लोग GUI का प्रोजेक्ट किस तरह बना सकते हो वो बता रहा हूँ। फाइल में जाओगे, न्यू में, प्रोजेक्ट में। अगेन आपने लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी है, C#। अभी तक हम लोग कौन सी एप्लीकेशन बनाते रहे थे, कंसोल एप्लीकेशन। अब हमारा जो फोकस है वो किस पे, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। अगर आप गौर करो तो स्टार्टिंग में आपके पास लिखा हुआ आ रहा है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। अब आप लोग इस पर क्लिक करोगे, अगेन .NET फ्रेमवर्क को सिलेक्ट करोगे, जो भी आप लोगों ने नाम देना है आप नाम सेलेक्ट करो। अगेन क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन टिक होना लाजमी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ऐसा कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए। अगेन बता रहा हूँ, फाइल में, न्यू में, प्रोजेक्ट में, C# और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। आप लोग जब ASP का काम करते हो तो क्या करते हो, फाइल, न्यू, वेबसाइट, वो और चीज़ है, ठीक है ना। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आपने यहाँ पे फाइल में आना है, न्यू, प्रोजेक्ट में, नॉट वेबसाइट। C# को सिलेक्ट करोगे, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपने जो भी नाम देना है, क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सोल्यूशन और ओके। आपके पास एक टेम्पलेट ओपन होगा, उसको वन बाय वन देख लेते हैं। ये आपके पास देखो एक फॉर्म 1 लिखा हुआ आ रहा है। क्या चीज़ है, बेसिकली इंटरफेस है, एक आप कह सकते हो कंट्रोल है, ठीक होगी बात। या आपके पास एक कंट्रोल बोल लो, एक कंट्रोल है जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंट बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। जैसा कि ये वाइट बोर्ड है, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह आपके पास ये जो एरिया है, इसमें आप लोग कोई भी कंट्रोल को यूज़ कर सकते हो। इससे आउटसाइड आप लोग यूज़ नहीं करोगे। इसके ऊपर नाम क्या, टाइटल क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्म 1, ठीक है। और अगर आप इसकी फाइल का नाम देखो तो क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, form1.cs। यहाँ तक तो आपको पता है, आगे ब्रैकेट में डिज़ाइन, कि आपके पास ये जो चीज़ ओपन है ये डिज़ाइन व्यू है। डिज़ाइन व्यू का क्या मतलब होता है, लेआउट। आपने इसके लेआउट जो बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है form1.cs डिज़ाइन, ये आपके पास डिज़ाइन व्यू आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अगर अभी हम इधर ही बात करें इस प्रोजेक्ट की, कुछ फाइल्स आपके पास बन गई हैं, ठीक है। program.cs ये फाइल कंसोल में थी या नहीं, एग्जैक्टली थी, ठीक है ना, जिसमें मेन फंक्शन आपका होता था। क्लियर है। तो अगर आप इस प्रोग्राम फाइल को ओपन करो यहाँ पे, तो इसमें मेन फंक्शन है क्या, यस बिल्कुल है, ठीक है। ये मेन फंक्शन, आप एक कमांड इसमें बस जस्ट देखो, बाकी को रहने दो फिलहाल। इस पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, एप्लीकेशन डॉट रन, आगे न्यू फॉर्म 1। इसका क्या मतलब है, देखो एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होगी इस पूरे प्रोजेक्ट की, प्रोग्राम फाइल में, मेन के अंदर से, यहाँ से। इन दो लाइंस को फिलहाल स्किप करो, पहली दो को, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन रन करे और पहला फॉर्म कौन सा ओपन होना चाहिए, फॉर्म 1, ठीक है। तो ये फॉर्म 1 आपको बेसिकली क्या करेगा, ओपन कर देगा। कंसोल एप्लीकेशन तो है नहीं, आपके पास एक ग्राफिक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अगेन F5 कर लो, कंट्रोल F5 कर लो, इवन कि आप स्टार्ट का बटन क्लिक कर लो तब भी ठीक है। तो यहाँ पे गौर करो तो एक आपके पास क्या चीज़ ओपन हो गई है, फॉर्म ओपन हुआ है, उस पर फॉर्म 1 लिखा हुआ आ रहा है, फिलहाल कुछ भी नहीं है। क्लोज का बटन है, क्लोज करोगे तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला। मुझे बताओ कि ये form1.cs ये क्या चीज़ है, ये क्या ये फाइल उसमें बनती थी, कंसोल एप्लीकेशन में नहीं बनती थी, वो जस्ट प्रोग्राम के अंदर हम सारे काम लिख रहे होते थे। तो ये फॉर्म 1 पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या चीज़ ओपन हो गई, डिज़ाइन व्यू ओपन हो गया, ठीक है। अगर मैंने इसे कोड में जाना है, या तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके व्यू कोड कर लूँ,
ठीक है ना। इस फॉर्म के ऊपर कहीं पे भी राइट क्लिक करो और व्यू कोड कर लो, ठीक है, या F7 दबा दो शॉर्ट की, आपके पास ये कोड फाइल ओपन हो जाएगी। ओके होगी बात यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? ये ऊपर बहुत सारी नेम स्पेसेस हैं। व्हाट इज नेम स्पेस? बिल्ट इन आपके पास क्लास लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। अगेन आपके पास एक नेम स्पेस बन जाती है, उसके आगे प्रोजेक्ट का नाम आता है, पब्लिक क्लास बनती है, फॉर्म 1 इनहेरिट करती है किसको? फॉर्म को। इसमें कोई चीज़ ना समझ आई हो इस लाइन में, एक क्लास बन रही है जिसका नाम फॉर्म 1 है जो इनहेरिट हो रही है फॉर्म क्लास से, ठीक है। कोई इसमें ऐसा लग रहा होगा कोई चीज़ ना समझ आई हो? पार्शियल क्या चीज़ है? देखो यहाँ पे अभी तक हमने ये कीवर्ड कहीं पे भी नहीं देखा। व्हाट इज पार्शियल? ठीक हो गया। और कोई? ये बेसिकली सिंपल क्लास नहीं बनी, इसके साथ एक कीवर्ड लिखा हुआ है पार्शियल का। इसका क्या मतलब है? पार्शियल क्लास मतलब क्या? ESP में भी ऐसी बन रही होती है बिल्कुल। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बोलूँ पार्शियल क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है? क्लास का नाम क्या बेसिकली? फॉर्म 1 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म 1, अगर मैं बेसिकली मैंने एक क्लास बनानी थी फॉर्म 1 के नाम से, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 क्लासेस में। क्या कर रहा हूँ मैं? अपनी एक क्लास को डिवाइड कर रहा हूँ 2 क्लासेस में। तो फॉर्म 1 एक के साथ मैंने क्या लिख दिया? पार्शियल, और एक के साथ मैंने कुछ भी नहीं लिखा। जब कंपाइल होगी तो कंपाइल टाइम पे क्या होगा? ये बेसिकली जस्ट 1 क्लास कंसीडर होगी। पार्शियल क्लास का क्या कॉन्सेप्ट है? एक आप बड़ी क्लास को ब्रेक डाउन कर देते हो 2 डिफरेंट क्लासेस के अंदर, ठीक होगी बात। क्या फ़ायदे वो अभी थोड़ी देर तक देखते हैं। एक मेन क्लास को आप लोगों ने क्या किया? 2 पोर्शन के अंदर क्या किया? उसको डिवाइड कर दिया। कंपाइल होने के बाद क्या होगा? अगेन आपके पास क्लास 1 बनेगी, ठीक होगी बात। इसका फ़ायदा क्या है वो आपको बताने लगा हूँ। देख दूसरी के साथ पार्शियल नहीं होगी, वो उसकी रीज़न ये है कि बेसिकली ये जो फॉर्म 1 है ना, उसको पता चलेगा कि इसके साथ कंपेयर करना है। दोनों के साथ पार्शियल लिखूंगा तो उसकी मेन क्लास कौन सी है, इस वजह से। अच्छा, अगर आप और करो तो ये क्या चीज़ बनी हुई है? कंस्ट्रक्टर है या नहीं? यस, कंस्ट्रक्टर है। देखो ये ऐसा फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप नहीं है, आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए। और ये फॉर्म 1 और क्लास का नाम भी फॉर्म 1, सेम नाम। यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, एक फंक्शन कॉल हुआ हुआ है, ठीक है ना, इनिशियलाइज कंपोनेंट। ये कहाँ पे? इसकी डेफिनेशन कहीं पे नज़र आ रही है आपको इस फाइल में? नहीं ना आ रही। अब आप इस फाइल का नाम 1 मिनट आप लोग ज़हन में रखना, पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1, ठीक है। मुझे बताओ मैं किस फाइल के अंदर आ चुका हूँ? ये इस साइड पे नाम आ रहा है, ये लिखा हुआ। अगर आप यहाँ पे नाम देखो तो क्या लिखा हुआ है? form1.designer.cs, ठीक है ना। वापस 1 मिनट यहाँ form1.cs डिज़ाइन, इसका क्या मतलब है? आपके पास वो कंटेनर ओपन हो जाएगा, फॉर्म ओपन होगा, ठीक होगी बात ना, जो डिज़ाइन पॉइंट और लेआउट पॉइंट ऑफ व्यू। form1.cs क्या मुराद है? वो जो हमने कोडिंग ओपन की थी जहाँ पे पार्शियल क्लास का नाम लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। ये एक और मैं क्लास में गया हूँ, कैसे गया हूँ वो बाद में बताता हूँ, ठीक है। इसका अगेन क्या नाम लिखा हुआ है? form1.designer.cs, ठीक है। डिज़ाइनर से क्या मुराद है? जो डिज़ाइनर का कोड होगा। डिज़ाइनर का कोड क्या हो सकता है? मैं बटन लगाता हूँ तो बटन में कोई कोड होगा ना, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। क्लियर होगी बात? इस क्लास का नाम 1 मिनट आप लोग देखो और मुझे बताओ क्या है। इसका नाम बेसिकली आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? फॉर्म 1 इनहेरिट हो रही है कहीं से? कहीं पे इनहेरिट हो रही है क्लास? नहीं हो रही, ठीक है। क्लास का नाम सेम है फॉर्म 1, और दूसरी जगह पे कहाँ पे फॉर्म 1 नज़र आ रहा था आप लोगों को? ये आपको क्लास में नज़र आ रहा था फॉर्म 1 जो इनहेरिट हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया? फॉर्म 1 को 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक क्लास आपके पास कौन सी है? पार्शियल क्लास फॉर्म 1 जो इनहेरिट हो रही है फॉर्म से। इसी का एक और पोर्शन बना दिया जो बेसिकली क्या कर रहे हैं? जस्ट क्लास फॉर्म 1 लिख रहे हैं, ठीक हो ये बात। अब इसमें कोड अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा कोड लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात? मुझे एक चीज़ बताओ, ये फॉर्म 1 कहीं पे नज़र आता था आपको लिखा हुआ?
ये जो दो मैंने लाइंस को हाईलाइट किया, ये कहीं पे आपको नज़र आ रही थी? इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, 1 मिनट। फॉर्म 1 लिखा हुआ आ रहा है ऊपर नज़र? ठीक है, ये फॉर्म 1 बेसिकली ये लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट है। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ ना यहाँ पे, ऊपर चेंज हो गया। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है बजाते खुद इसकी भी कोडिंग है। अभी तक हमने इसी कोडिंग की है कहीं पे? नहीं की। तो ये जो फॉर्म है इसकी बजाते खुद कोडिंग होती है। वो कोडिंग किस फाइल में चली जाती है? एक पार्शियल क्लास बनती है, उसके अंदर आपके पास ये कोडिंग ऑटो लिखी हुई आ जाती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि पार्शियल क्लास क्या होती है? एक क्लास को आप 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हो। क्यों करते हो? अब रीज़न बताओ। ये वाला कोड किसने लिखा था? ये जो मैंने अभी फाइल ओपन की हुई है, हमने लिखा है? कंपाइलर ने लिखा है? 2 क्वेश्चंस है ना मेरे पास। ये जो कोड अभी आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने लिखा या कंपाइलर ने लिखा? कंपाइलर ने लिखा। तो हमारी क्लास क्यों 2 हिस्सों में डिवाइड होती है? एक कंपाइलर का हिस्सा हो जाता है, दूसरा हिस्सा हमारा होता है। ठीक है ना? तो पार्शियल क्लासेस क्यों बनाते हो आप लोग? कि आपका जो कोड है, जो यूज़र लिख रहा होता है, डेवलपर, वो कोड एक अलग फाइल में चला जाए। ठीक होगी बात? और जो कंपाइलर लिख रहा होता है कोड, वो क्या हो जाए? एक अलग क्लास, एक अलग फाइल के अंदर स्टोर हो जाए, जस्ट फॉर रीडेबिलिटी। इसके अलावा ऐसा और कोई काम नहीं है। ठीक होगी बात? तो कोड रीडेबिलिटी के लिए आप लोग क्या करते हो? अपनी एक मेन क्लास को डिवाइड कर देते हो 2 क्लासेस के अंदर। एक के अंदर कौन सा कोड पड़ा हुआ होता है? कंपाइलर का कोड होता है, और दूसरे के अंदर जो हम लोग लिखेंगे अभी कोड, वो आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो कोड रीडेबिलिटी अच्छी हो जाएगी। आप लोगों के केस में या जनरल केसेस में 80% जो है ना, कंपाइलर का कोड हम लोग चेंज नहीं करते। जो कंपाइलर कोड लिखते हैं हम उसको एज इट इज़ रहने देते हैं। ठीक है, हमारा मेन फोकस कहाँ पे होता है? जो डेवलपर का जो हमारा अपना कोड होता है, वहीं पे चेंजेस बार बार परफॉर्म होती हैं। तो इसलिए कोड रीडेबिलिटी हो जाती है। कंपाइलर का कोड अलग फाइल में पड़ा होता है, तो हमें चेंज करने की वैसी ज़रूरत नहीं होती। जब ये कंपाइल होगा तो क्या होगा? कंपाइलर का कोड और हमारा कोड जो डेवलपर का है, वो अगेन एक ही क्लास के अंदर स्टोर हो जाएगा। कंपाइल के टाइम पे ऑटोमेटिकली एक फाइल बनाएगा। ठीक है, पार्शियल क्लास डिज़ाइनर की थी और दूसरी हमारी थी, जो जिसमें हमने इनहेरिट किया हुआ था। नहीं, वो इसमें आएगा डेवलपर में। ठीक है, बटन का डिज़ाइन जो है वो इसमें आएगा, और जो कोड आएगा वो इसमें आएगा। अच्छा, पार्शियल क्लास, जस्ट आपको आइडिया होना चाहिए पार्शियल क्लास का क्या मतलब होता है। एग्जैक्टली एक क्लास को आप क्या कर देते हो? जस्ट फॉर रीडेबिलिटी आप लोग एक क्लास को 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हो। ठीक होगी बात? उसका फ़ायदा क्या होता है? नॉर्मली कंपाइलर का कोड एक जगह पे चला जाता है और दूसरा कोड आपका अलग फाइल के अंदर स्टोर होता है। क्लियर है? अच्छा, मैं ये फॉर्म 1 में आया था F7 करके, ये फंक्शन था, मुझे क्या पता किस क्लास में बना हुआ है? पता था मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं। तो आप लोग इसको सेलेक्ट करो, मतलब आपने जस्ट पे क्लिक किया, F12 का बटन दबा दो। ठीक है, फंक्शन को सिलेक्ट करो और F12 दबाओ, तो ऑटोमेटिकली इसकी डेफिनेशन पे आपको ले जाएगा। F12 जैसे ही आप लोगों ने शॉर्ट की क्लिक की, तो आपको ऑटोमेटिकली कहाँ पे ले जाएगा? इसकी डेफिनेशन में, जिस क्लास में मर्जी लिखी हुई है उस डेफिनेशन में मूव कर जाएगा। तो ये की आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी जगहों पे आप लोग यूटिलाइज करते हो। अगेन किसी भी फंक्शन के ऊपर आप सिंगल क्लिक करो, F12 का बटन दबाओ, तो आपको वो बेसिकली कहाँ पे रीडायरेक्ट कर देगा? जहाँ पे इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई होती है। क्लियर होगी बात? ये तो बहुत सिंपल सी बातें हो गई। आपके पास टूल बॉक्स है, इसमें क्या चीज़ें होंगी? स्क्रू ड्राइवर, हैमर। टूल बॉक्स में तो ये नहीं होता है, मेरे घर में पड़ा हुआ है, उसमें तो ये चीज़ें हैं। गुड, कंट्रोल्स होते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो ना, तो टूल बॉक्स के अंदर कंट्रोल्स होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। इनमें से जो है ना कॉमन कंट्रोल्स, ये हम सारे स्टडी करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्स हैं 25 एक हैं मेरा ख्याल है, तो इन सबको हम लोग स्टडी करेंगे। ये मैंने कॉमन कंट्रोल्स ओपन किए। ठीक है, बहुत सारे कंट्रोल्स लिखे हुए हैं, इनको हम लोग यूटिलाइज करेंगे। क्लियर होगी बात? शुरू करते हैं। बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल बना रहा हूँ। जो एग्जांपल है वो है कैलकुलेटर की। ठीक है ना, जो आपसे 2 इनपुट्स लेगा और आपको डिस्प्ले कर देगा ऐड, सब्ट्रैक्ट, माइनस या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप्स का तो पता है ना। अच्छा, आपने कुछ रिकमेंडेशंस है जो लाजमी फॉलो करनी है। सबसे पहले ही रिकमेंडेशन बेशक लिखते जाओ। फर्स्ट वन, ये ऊपर जो आपके पास नाम आ रहा है, पहले क्या लिखा हुआ था? फॉर्म 1। जब भी आपने लैब में इंप्लीमेंट करना है, यहाँ पे फॉर्म 1 लिखा हुआ नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक, कोई भी रेलिवेंट। अभी मैं कौन सी एग्जांपल कर रहा हूँ?
कैलकुलेटर की बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर या कोई इस टाइप का रेलिवेंट नाम लिखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आप लोग ये करोगे, कैसे चेंज होगा एग्जैक्टली आप इस फॉर्म को जस्ट वन क्लिक करो, ये आपके पास प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो गई। इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी में जाओगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ABC, तो हमने कौन सी एग्जांपल कर रहे हैं कैलकुलेटर, तो मैं यहाँ पे कोई रेलिवेंट नाम देता हूँ। सबसे पहला काम जब भी आप प्रोजेक्ट शुरू करोगे, जब भी आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, ठीक होगी बात, आपने फॉर्म का नाम चेंज कर देना है। नाम से मुराद क्या है, टेक्स्ट प्रॉपर्टी को आप क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। क्लियर होगी बात। सेकंड नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करोगे। फॉन्ट की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, अगर आप देखो तो ये फॉन्ट की प्रॉपर्टी है, इसका बाय डिफॉल्ट साइज क्या आ रहा है 8.25, ठीक है ना। तो इसको आपने मिनिमम 12 या मैक्सिमम आप जितना मर्जी रख लो, ठीक है। तो मिनिमम 12 होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया 13 और कोशिश करो बोल्ड भी कर दो 8.5। सीम साहब को दे देते हो, मैं इनको बाहर भेजता हूँ। जी क्लास रिकमेंडेशन नंबर 2 क्या किया करोगे आप लोग, रिकमेंडेशन है लाजमी नहीं होता लेकिन फिर भी आप लोग करोगे। सेकंड नंबर पे आप लोग फॉन्ट साइज लाजमी चेंज करोगे, मिनिमम 12 लेके आना है मिनिमम, ठीक है। और बोल्ड भी कर दो तो बेटर है। क्लियर होगी बात। इसकी रीज़न क्या है, कोई बताएगा क्यों किया। एग्जैक्टली अगेन रीडेबिलिटी। आपके पास जो है ना, जब आपकी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर चल रही होती है ना, तो ये 8.2 बहुत स्मॉल फॉन्ट हो जाता है, ठीक है। अगर एक वर्कर है, एम्प्लॉय है, उसने तकरीबन चलाना है 6 घंटे सॉफ्टवेयर, तो उसकी आंखों में दर्द हो जाते हैं। क्लियर होगी बात ना। तो SCI के रूल्स होते हैं कुछ, आप लोग शायद सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, SCI के रूल्स होते हैं, ठीक है। तो उस रूल्स के मुताबिक आप लोगों ने साइज़ वगैरह को चेंज करना होता है। क्लियर होगी बात। तो फिलहाल मैंने साइज़ को 13 रख दिया और बोल्ड कर दिया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ये फॉर्म को रीसाइज वगैरह भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाहो तो दे सकते हो। कुछ प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने खुद देखनी होंगी। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है मुझे, तो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखो कलर तो दो हो सकते हैं, एक बैक कलर हो सकता है, एक फोर कलर, मतलब फॉन्ट का कलर भी तो हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखोगे या बैकग्राउंड कलर लिखा होगा या बैक कलर कुछ समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बैक कलर होता है, ये प्रॉपर्टी है, इस पर क्लिक करो। इसमें कस्टम कलर्स हैं, वेब कलर्स, मतलब जो भी आप देना चाहो। सपोज करो मैं ब्लैक कलर कर रहा हूँ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। फॉर्म ओपन करो, उसमें कुछ ये बेशक मत करो लेकिन बेटर अप्रोचेस बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ इसके ऊपर फॉन्ट कलर कौन सा होना चाहिए, ठीक है। वाइट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो फॉन्ट कलर क्या होता है, 4 कलर, FORE कलर। तो ये अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देखो 4 कलर की, इसको मैं कह रहा हूँ बेसिकली वाइट, ठीक है। इसके बाद मैं जब कुछ कंट्रोल्स लिखूंगा तो वो वाइट कलर में आएंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। तो अभी तक हमने फॉर्म बनाया, उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज किया और हमने साइज को फॉन्ट को चेंज किया, प्लस हम लोगों ने कलर्स वगैरह थोड़े से चेंज कर दिए। अप्लाई मतलब ये आप आओ ना इधर, बैक कलर पे आ चुके हो, बैक कलर पे आए हो। फॉर्म पे क्लिक किया हुआ है, नहीं यहाँ पे आओ ना, इसमें वेब में हो। नहीं हुई। नहीं हो रहा। अच्छा यहाँ तक हो गया। अब मैंने बेसिकली क्या करना है, लेबल्स क्या होते हैं, व्हाट इज लेबल, जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस। बिल्कुल ऐसा टेक्स्ट जो आपने डिस्प्ले पर्पस के लिए यूज़ करना होता है, आप वहाँ पे कौन सा कंट्रोल यूज़ करोगे, लेबल्स का।
अगर आपको लेबल नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे सर्च के बटन पे लिखना शुरू करो तो आपको वैसे ही दिखा देगा। ठीक है, बात दो टाइप के लेबल हैं, लिंक्ड लेबल और लेबल। फिलहाल सिंपल लेबल की बात करते हैं। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट में अगर आप आओ तो मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए वैल्यू 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक लेबल आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसका कलर क्यों वाइट आया? आपने इस फॉर्म का कलर क्या, फोर कलर क्या कर दिया था, वाइट किया था। तो इसके ऊपर जितने कंट्रोल लगाओगे बाय डिफॉल्ट उनका कलर वाइट आएगा। चेंज करना चाहो तो आप लोग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू 1 आ गया। इसके आगे क्या चीज़ होनी चाहिए? एक टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि आप ग्राफिकल इंटरफेस है तो टेक्स्ट बॉक्स एक कंट्रोल है, TEXTBOX। ठीक है, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया। क्लियर होगी बात? इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या क्या चीज़ें आएंगी नज़र? वैल्यू 1 लिखा हुआ होगा और आपके पास आगे टेक्स्ट फील्ड होगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं एक दफ़ा। टेक्स्ट फील्ड क्यों लगाते हैं हम लोग? यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो बेसिकली इनपुट ले रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो आपके पास टेक्स्ट बॉक्सेस जो होते हैं वो इनपुट लेने के लिए आप लोग यूज़ करते हो। इसके बाद मैंने क्या करना है, एक और लेबल लगाना है, एक और टेक्स्ट फील्ड लगाना है। ये ब्लैक में आएगी, इसका 4 कलर बदलोगे ना। इसका देखो बैकग्राउंड कलर क्या, वाइट, तो बाय डिफॉल्ट ही वाइट नहीं लाएगा। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से 4 कलर चेंज करोगे ना, इस पर रेड कर दूँ। ठीक है, अच्छा सेकंड मैंने बेसिकली लगाया वैल्यू 2 के लिए एक लेबल, आगे एक टेक्स्ट फील्ड। कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? कॉपी पेस्ट कर दे या आप न्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, कुछ मुझे बटन्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। व्हाट इज बटन? एग्जैक्टली, बटन बेसिकली आपके पास कंट्रोल है जिसके ऊपर क्लिक का इवेंट नॉर्मली हम लोग कॉल करवाते हैं। ठीक है, अब इसका वाइट कलर आ रहा है, मैं इसका पहले कलर चेंज कर देता हूँ। कौन कौन सी फंक्शनैलिटी रखनी है? फॉर एग्जांपल एक ऐड हो गया आपके पास, क्या चीज़? हाँ, वो नीचे बनाते हैं, मतलब बटन क्लिक होने के बाद एंड पे आ जाए आपके पास। एक ऐड हो गया, एक आपके पास माइनस का हो गया, एक आप डिवाइड बोल लो, एक आप मल्टीप्लाई बोल लो। ठीक है, मैंने कितने बटन्स लगा लिए? 6 बटन्स लगा लिए। ठीक है, डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप गौर करो, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था, ऐसी बात है ना। तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई के लिए मुझे क्या करना पड़ा, बटन थोड़ा सा चेंज करना पड़ा उसका साइज। ठीक है, रीसाइज करना पड़ा। अब असूली तौर पे क्या होना चाहिए, ऐसी ये सीक्वेंस ठीक है, ऐड छोटा बटन हो, मल्टीप्लाई बड़ा बटन हो, मतलब नहीं है। तो एक क्या वे है आपके पास, इनको आप मैनुअली चेंज करो। समझ रहे हो ना? अब इन सब का साइज आप मैनुअली, लाइक मैंने ऐड को किया, ये मतलब बराबर हो गया तकरीबन, या तो आप मैनुअली करो, या आपके पास क्या है, सबसे पहले मैंने कौन सा बटन को क्लिक किया, मल्टीप्लाई को। इसके बाद मैंने बेसिकली कंट्रोल क्लिक किया और बाकियों को सिलेक्ट किया। ठीक है ना, दोबारा बता रहा हूँ, सबसे पहले जो मेरा रेफरेंस पॉइंट है वो कौन सा है, मल्टीप्लाई। मैं चाह रहा हूँ कि सारे बटन कितने, कौन से साइज़ के हो जाए, मल्टीप्लाई साइज़ के। तो पहले आप उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल का बटन दबाओ, बाकी सबको 1 बाय 1 क्लिक कर दो। ठीक हो ये बात ना? फ़र्क देखो क्या नज़र आ रहा है आपको, जो रेफरेंस पॉइंट है उसके बॉक्सेस क्या नज़र आ रहे हैं आपको, किस कलर में, वाइट कलर में। ये ऊपर अगर आप बॉक्सेस को गौर करो, ठीक है, और इन बाकी सबके बॉक्सेस को गौर करो तो किस कलर में है, ब्लैक कलर में है। ठीक है, तो आपको ये क्या बता रहा है, ये जो वाइट कलर है आपको क्या बता रहा है, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, इसके मुताबिक आप कोई भी अलाइनमेंट परफॉर्म कर सकते हो। अलाइनमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबका साइज बराबर करना है। अगर आप यहाँ पे देखो ऊपर टूल बॉक्स में, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एक बटन बना हुआ है मेक सेम साइज। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा,
ये सारे बटन्स जो ब्लैक कलर बॉक्सेस वाले हैं सारे चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक कर लो, ठीक है। अब उनके साइज सबके बराबर हो गए हैं, तो ये कि आप मैनुअली करो, उससे बेहतर आप लोग इन टूल्स को यूटिलाइज कर लो। क्लियर होगी बात। सेकंड नंबर पे अब देखो इनकी, मुझे बताओ ये अलाइनमेंट ठीक है, जो बॉटम अलाइनमेंट है क्या ये सही है इनकी? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगेन आप लोग क्या करो, किसी एक को रेफरेंस पॉइंट लो, मैंने ऐड को रेफरेंस पॉइंट लिया, इन दो को सिलेक्ट किया, ये आपके पास बॉटम अलाइनमेंट का है, ठीक है, लाइन बॉटम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा तो ये आपके पास बराबर कर देगा, ठीक है। इसी तरह स्पेसिस का होता है आपके पास, स्पेसिस पे क्लिक किया तो उसने मिडल में जो स्पेसिस हैं वो बराबर कर दी। अगेन सपोज करो ये यहाँ पे पड़ा हुआ था, इनको अगर आप अलाइनमेंट करना चाहो तो आप बॉटम अलाइनमेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आप अलाइनमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। तो ऊपर ये टूल बॉक्स है, इसको आप लोग खुद देख लेना एक दफ़ा, ये जो ऊपर है, ठीक है ना, बॉटम अलाइनमेंट, लाइट अलाइनमेंट्स, लेफ्ट और बहुत सारे आपके पास हैं, ठीक है। स्पेसेस बराबर करना, ये सारा कुछ आप लोग एक दफ़ा खुद ट्राई कर लेना। नीचे क्या आना चाहिए, और रिजल्ट का आपके पास आना चाहिए। अगेन मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ, वैल्यू 2 में लिखा हुआ आ जाए रिजल्ट। यहाँ तो कोई मसला, डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला अभी तक। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी आप लोग काम शुरू करोगे सबसे पहले फॉर्म का नाम चेंज करोगे, लाजमी है, ठीक होगी बात। सेकंड नंबर पे आप लोग क्या काम करोगे, फॉन्ट चेंज करोगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे आप लोग डिज़ाइनिंग शुरू कर दोगे, मतलब बैकग्राउंड कलर भी चेंज करे तो वो एक डिज़ाइनिंग है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने क्या किया, डिज़ाइनिंग की। कितनी प्रॉपर्टीज़ को मैंने चेंज किया अभी तक, कितनी प्रॉपर्टीज़ को अभी तक मैंने चेंज की है, अभी तक जितना मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। एक मैंने फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज किया है क्या नहीं, फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यस चेंज किया मैंने, वहाँ पे ऊपर कैलकुलेटर लिखा, ठीक है। और मैंने कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज किया, उससे पहले हम कह लेते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम लोगों ने दो चीज़ों को चेंज किया था, फॉन्ट साइज़ को प्लस बोल्ड स्टाइल को, ऐसी बात है। इन दो प्रॉपर्टीज़ को हमने चेंज किया। इसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया, अगेन इनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज किया, डजेंट मैटर, ऊपर हमने टेक्स्ट प्रॉपर्टी लिख दिया। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी मैंने चेंज की हो, एग्जैक्टली बैक कलर हमने चेंज किया, और एक और हमने यूज़ की फोर कलर। अभी तक इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी मैंने चेंज की हो नहीं की, ठीक हो ही बात ना। तो इसको मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ये तो आपको समझ आ गई होगी, फॉन्ट, बैक कलर, फोर कलर। व्हाट इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी, टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सामने डिस्प्ले में आ रही होती है, ठीक है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, जो यूज़र को डिस्प्ले में नजर आती है। यूज़र का मतलब समझ रहे हो ना, जो चलाएगा इसको, ठीक है, क्लाइंट जो होता है, तो यूज़र को टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा नजर आती है। मुझे बताओ कि ये जो लेबल लगा हुआ था इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये जो लेबल 1 लगा हुआ है इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये आपके पास जो बटन लगा हुआ है इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मुझे बताओ ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एम्प्टी, नल नहीं बोलोगे एम्प्टी बोलोगे, ठीक है ना। तो आपके पास ये जो टेक्स्ट फील्ड लगी हुई है इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी एम्प्टी है। कंफर्म करना है, चेक कर लो आप एक दफ़ा, आप इस पर सिंगल क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टी में आओ, कहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये लिखी हुई आ रही है लास्ट में, ठीक होगी बात ना। तो इसमें अगर कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हो तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, तो अब क्या हुआ है, वहाँ पे आपको वैल्यू 1 लिखा हुआ शो हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी आपने जहन में रखना है, एंड क्लाइंट या यूज़र को लेआउट के अंदर वो नज़र आती है, ठीक होगी बात ना। अब मैं एक और प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, वेब में आईडी आपने देखा होगा, आईडी की प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती है, आईडी, एक्सीलेंट। वेब में अगर हम आप बात करें तो आपके पास एक आईडी का कॉन्सेप्ट होता है, लाइक ये बटन जो है इसकी कोई ना कोई आईडी होगी, ऐसी बात है ना। इसमें आप आईडी नहीं बोलोगे, इसमें आप बोलोगे आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, आपके पास नेम की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। नेम की प्रॉपर्टी कौन सी है, जो कोड के अंदर यूज होती है, सामने नहीं नजर आ रही। मुझे आप ये बता सकते हो कि ये जो बटन है इसकी नेम प्रॉपर्टी क्या है, इसको देखते हुए ऐसे ही कैसे बताए, अंदाजा लगाया ना,
मतलब मे बी मैं चेंज भी तो कर सकता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है बटन 1 है, क्लियर है। इस डिज़ाइन को देखते हुए मैं नहीं ये जज कर सकता कि इस बटन की नेम प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो 4th नंबर पे आप लोगों ने क्या काम करना है, डिज़ाइन जब आप ये चीज़ कर चुकी हो, आपने इन सब की टेक्स्ट नेम प्रॉपर्टी को चेंज कर देना है। इसकी नेम प्रॉपर्टी क्या आ रही होगी, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, बटन 1, बटन 2, बटन 3, ठीक होगी बात ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, आप नेम प्रॉपर्टीज़ को कोई रेलिवेंट नाम दे दोगे, क्लियर है। कैसे दे सकते हो, अब देखो यहाँ पे मैं आता हूँ नेम प्रॉपर्टी की तरफ, मैंने क्या चीज़ सेलेक्ट की हुई है, वैल्यू 1 जो लेबल 1 है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी नेम प्रॉपर्टी क्या आ रही थी, लेबल 1। तो मैं इसको कह देता हूँ LBL, स्टैंड फॉर लेबल, मतलब मुझे पता चल जाए, और मैं कहता हूँ ये वैल्यू 1 के लिए था। मैंने एंटर कर दिया, सेव हो गया सारा कुछ, ठीक है। मुझे ये बताओ कि कहीं पे नज़र आ रहा है फ़र्क आपको, डिज़ाइन में नहीं आ रहा, तो कभी भी नेम प्रॉपर्टी डिज़ाइन में आपको नहीं नज़र आएगी, क्लियर है, जस्ट फॉर कोड पर्पस। तो आप इनके इसी तरह नाम से सबके चेंज कर लो। टेक्स्ट बॉक्स के लिए मैं क्या नेमिंग कन्वेंशन रख रहा हूँ, TXT, और आगे आपने जो भी देना है, TXT V1 बोल दिया मैंने, TXT V2 बोल दिया, TXT रिजल्ट, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ठीक है। बटन्स की भी चेंज कर, साफ सी बातें करनी चाहिए चेंज। बटन के लिए मैं BTN नाम रख रहा हूँ, और आगे रेलिवेंट जो भी नाम देना चाहो। यहाँ तो कोई मसला, ठीक है। तो सब आप लोगों ने कोडिंग शुरू करने से पहले, मैंने अभी कोडिंग नहीं शुरू की, ठीक है। कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या क्या काम करोगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट करोगे, सारी नेम प्रॉपर्टी सेट करोगे, और अगर आपने कोई बैकग्राउंड वगैरह बदलना है तो आप लोग वो चेंज करोगे, ठीक है। अब हम लोग कोड की तरफ आएंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कौन सा आगे से बेसिकली फॉर्म ओपन हो गया, ठीक होगी बात। वैल्यू 1 आ रहा है, वैल्यू 2 आ रहा है, कुछ बटन्स आ रहे हैं, ठीक है। मैं एग्जिट का बटन क्लिक करूंगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वजह मैंने अभी तक कोड नहीं लिखा, ठीक है। और एक और चीज़, ये रिजल्ट में मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे कुछ भी, क्या होना चाहिए एग्जैक्टली या तो यहाँ पे आप लेबल लगाओ, ठीक है, आप यूज़र यहाँ पे कुछ चीज़ टाइप ना कर सके, या सेकंड नंबर पे आप क्या कर सकते हो, इसको रीड ऑनली कर सकते हो, ठीक है। तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं, रीड ऑनली कैसे होगा। टेक्स्ट फील्ड को सिलेक्ट करोगे
और यहाँ पे कहीं पे जाके देखना रीड ओनली की प्रॉपर्टी होगी, ये लिखा हुआ है रीड ओनली, क्या लिखा हुआ है फॉल्स, तो इसको आप क्या कर दो ट्रू कर दो। अभी अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ वो लिखने मुझे नहीं दे रहा, ठीक है, मैं कीज़ दबा रहा हूँ लेकिन वो नहीं लिख रहा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। कोडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे मुश्किल कोड जो है पहले उसको देख लेते हैं। सबसे मुश्किल कोड जो है वो एग्जिट का है। ठीक होगी बात। एग्जिट पे क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए, और आपके पास जो एप्लीकेशन ऑन है वो क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए, क्लोज हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा वो बताने लगा हूँ। काफ़ी मुश्किल कोड है इसका। अच्छा, सबसे पहले काम क्या करोगे, मैंने इस पर बटन पे आकर डबल क्लिक किया, ऊपर आप देखो फाइल कौन सी ओपन हो गई है यहाँ पे, form1.cs। तो आपको मैंने पहले बोला था form1.cs, ये जो पार्शियल क्लास है ये हमारे लिए बनती है, यूज़र अपना कोड लिखता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक इवेंट बन गया, इसको इवेंट बोलते हो। किस टाइप के, रिटर्न टाइप के। ये btn एग्जिट क्यों लिखा हुआ है, हमने उसका नेम प्रॉपर्टी रखी। अंडरस्कोर क्लिक का क्या मतलब है, एग्जैक्टली क्लिक का इवेंट है आपके पास, मतलब वहाँ पे जाके माउस क्लिक होना चाहिए। माउस नहीं, कोई भी चीज़ की भी क्लिक हो सकती है। ठीक है, और दो ऑब्जेक्ट्स हैं, सेंडर टाइप का और इवेंट और आर्ग्यूमेंट्स का। ठीक है, ये क्या होते हैं इनको हम बाद में डिटेल में देखेंगे। एक इवेंट ऑटो बन गया, क्लियर है। हमने जो कोड लिखना है वो कहाँ पे लिखना है, इस लोकेशन पे। तो एप्लीकेशन एग्जिट का क्या कोड होगा, कोई बताएगा। एप्लीकेशन इज अ बिल्ट इन क्लास, एग्जिट इज स्टैटिक फंक्शन। मतलब मैं नोट कर, तो मैं बार बार बोल ही रहा था कि एप्लीकेशन एग्जिट करनी है हमने, ठीक है ना। तो इन्होंने भी वही कमांड्स आपकी रखी हुई हैं। एप्लीकेशन इज अ बिल्ट इन क्लास, एग्जिट उसके अंदर आपके पास क्या है, एक स्टैटिक फंक्शन है। तो एप्लीकेशन डॉट एग्जिट लिख दिया, एग्जीक्यूट करने लगा हूँ, एग्जिट का बटन दबाया तो एप्लीकेशन अब टर्मिनेट हो रही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक हो गया। फॉर्म 1 की तरफ चलते हैं वापस। पहला मुश्किल कोड हमने कर लिया, थोड़ा सा कम मुश्किल कोड है वो देखते हैं। कौन सा कोड होना चाहिए, क्लियर। क्लियर से क्या मुराद है, कौन सी वैल्यूज क्लियर हो, एग्जैक्टली टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यूज क्लियर हो जाएं। आप अगर सिंपल बोलते हो क्लियर, वैल्यू सारी क्लियर हो जाए, तो उसका क्या मतलब है, ये वैल्यू 1 भी खत्म हो जाए, ये ऐड भी लिखा हुआ खत्म हो जाए। ठीक है ना, तो क्लियर का मतलब है कि जितनी भी इनपुट फील्ड्स हैं उनमें वैल्यूज कोई आई हुई हैं तो वो खत्म हो जाए। कैसे होंगी, पहले तो इवेंट बना दिया डबल क्लिक करके। कितनी इनपुट फील्ड्स हैं, 3 है। नाम क्या है उनके, कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जैक्टली txt v1। अब देखो मैंने क्या चीज़ क्लियर करनी है उसमें, जो सामने डिस्प्ले हो रहा है, ऐसी ना। तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी कौन सी होती है, एग्जैक्टली डॉट टेक्स्ट। अगर मैं एक मिनट यहाँ तक बात करूँ तो txt v1 डॉट टेक्स्ट से क्या मुराद है, टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ वो बेसिकली क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। ठीक है ना, तो अब इस कमांड से क्या होगा, txt v1 जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मुझे कौन सी क्लियर करवानी है, इसके अलावा कुछ क्लियर करवाना है नहीं। v1 v2 और रिजल्ट तीनों टेक्स्ट फील्ड्स आपके पास क्लियर हो गई। कोई मसला यहाँ तक, चेक करना चाहते हो तो एक दफ़ा चेक कर लो। सपोज करो यहाँ पे कोई वैल्यूज़ लिखी हुई थी, ठीक है। जब मैं क्लियर का बटन दबाया तो उसने क्या किया, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को एम्प्टी कर दिया, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। कोई मसला यहाँ तक, आप इस तरह भी कर सकते हो। एक दो वेज और भी हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ जस्ट। ये मेथड अगर आप कॉल करते हो तब भी ठीक है, इससे भी क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी कॉल करते हो तब भी ठीक है। ठीक है, इनमें से आप कोई भी वे यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये सेम काम के लिए मैनुअल आप एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो, क्लियर का फंक्शन कॉल कर लो, या स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी की प्रॉपर्टी कॉल कर दो। क्लियर होगी बात, क्योंकि आप अक्सर असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट करते हो नेट से, ठीक है ना। तो उसमें आपको ये कभी कहीं पे क्लियर लिखा होता है, कहीं पे स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी होता है, तो आपके सेम चीज़ें हैं। क्लियर होगी बात, तो वहाँ पे ना कंफ्यूज होना, क्लियर का क्या मतलब है। एक सर भी क्लियर बोलते हैं, क्लियर हो गया ऐसे बोलते हैं ना, उसका क्या मतलब होता है, साफ हो गया। ठीक है, ऊपर से सारा कुछ ख़त्म हो गया।
अच्छा यहाँ तक बात होगी। दूसरा जो नॉर्मल सा कोड था वो हमने लिख लिया। अब जो है थोड़े से आसान कोड उनकी तरफ आती हैं। किस बटन पे आऊँ? ऐड बटन पे। चलो ऐड बटन पे आते हैं। ऐड बटन पे क्या होना चाहिए? ज़बरदस्त। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट की, यहाँ पे जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट की, उनको क्या कर देना है? प्लस कर देना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंसोल डॉट रीड लाइन फंक्शन कौन से फॉर्म में रिटर्न करता है? स्ट्रिंग में। तो आपके पास जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कंसोल डॉट रीड लाइन की जगह यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ना डिस्प्ले के लिए। तो टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है ये किस फॉर्म में होगी? अगेन स्ट्रिंग में होगी। तो दो स्ट्रिंग को मैं प्लस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। प्लस करूँगा तो कंकैटिनेट कर देगा, अपेंड कर देगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? गुड। आपके पास ये जो वैल्यूज़ आएंगी txt v1 में और txt v2 में, सबसे पहला काम क्या करोगे? इनको इंटीजर में, फ्लोट में, डबल जो भी आपने रखना है उसमें आप पार्स करोगे। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है वो परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग स्टेप देख लेते हैं। पहला स्टेप मैंने क्या बोला? आप लोगों ने वैल्यू को पिक करना है, उसको कन्वर्ट करना है। किस टाइप में करना चाह रहे हो? मैं कहता हूँ हम डबल ले लेते हैं। मैंने 3 वेरिएबल्स बना लिए, कोई मसला? v1, v2 एंड रिजल्ट, कोई भी नाम दे दो, ठीक है। आपके पास वेरिएबल 1 में क्या चीज़ आनी चाहिए? टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो वैल्यू पड़ी है वो आपको यहाँ पे स्टोर हो जाए, ठीक है ना। तो कैसे कर सकते हो? गुड। डबल डॉट पार्स txt v1 डॉट टेक्स्ट। इस स्टेटमेंट में किसी को ना समझ आई हो, अगर आप यहाँ से देखो txt v1 डॉट टेक्स्ट आपको क्या चीज़ रिटर्न करेगा? टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है एज स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको रिटर्न करेगा, ठीक हो? ये बात साफ सी बात है। आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, डाटा टाइप क्या रखी हुई है? डबल। तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू आई है इसको मैं डबल में पार्स करूँगा और वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूंगा, ठीक है ना। अगेन बता रहा हूँ, txt v1 डॉट टेक्स्ट आपको क्या चीज़ रिटर्न करेगा? जो भी डाटा आपने टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखा हुआ है, ठीक है, उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करेगा, पार्स करेगा, जो भी डाटा टाइप आप लोगों ने रखनी है। इसके बाद क्या होना चाहिए? ठीक है, v2 में वैल्यू आनी चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए? रिजल्ट में से भी वैल्यू आनी चाहिए। देखो आपके पास इनपुट्स कितनी थी? 2 इनपुट्स थी, v1 एंड v2। अब आपने उन्हें इनको प्लस करके कहाँ पे स्टोर करना है? रिजल्ट के अंदर। तो कैसे कर सकते हो? ठीक है, इक्वल्स टू v1 प्लस इस स्टेटमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम? रिजल्ट इक्वल्स टू v1 प्लस v2। टेक्स्ट बॉक्स v1 में से वैल्यू आई, टेक्स्ट बॉक्स v2 में से वैल्यू आई, दोनों को प्लस किया और एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। काम खत्म? एग्जैक्टली खत्म नहीं हुआ। अभी क्या करना है हम लोगों ने? बिल्कुल, ये जो रिजल्ट आपके पास आई है इसको डिस्प्ले भी तो करना है। कहाँ पे डिस्प्ले करना है? ये जो टेक्स्ट बॉक्स है आपके पास, ऐसी बात है ना। तो कैसे कर सकते हो? उसका नाम मैंने रखा था txt रिजल्ट। अगेन उसके डिस्प्ले प्रॉपर्टी डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? अगर मैं सिंपल res लिखता हूँ तो मुझे एरर दे रहा है, वजह? बिल्कुल, देखो आपको मैंने पहले बताया टेक्स्ट प्रॉपर्टी किस टाइप की होती है? स्ट्रिंग टाइप की। res किस टाइप का है? डबल टाइप का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पार्स करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर। कैसे होगा? अभी तक हमने नहीं ना देखा इसको, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। अभी तक हमने जो एग्जांपल्स कोड की थी उसमें क्या हो रहा था? हम लोग अभी तक हमने जितनी पार्सिंग में एग्जांपल्स देखी उसमें हमने देखा कि स्ट्रिंग वैल्यू हमारे पास आती थी, हम उसको कन्वर्ट करते थे किसी भी न्यूमेरिक डाटा टाइप में। ऐसी बात है ना। तो उसका तरीकेकार क्या था? डाटा टाइप बताते थे, डॉट पार्स लिखते थे और ये स्ट्रिंग वैल्यू आप यहाँ पे पास कर देते थे। ऐसी था ना। अभी हमारा जो केस आया वो क्या था? हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में है? न्यूमेरिक फॉर्म में है। और उसको मैंने लेके कहाँ पे जाना है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो इसका तरीकेकार क्या होता है? ये जो आपके पास वेरिएबल है ये लिखोगे, डॉट टू स्ट्रिंग लिखोगे तो ऑटोमेटिकली किसी भी टाइप को किस में कन्वर्ट कर देगा?
स्ट्रिंग के अंदर, किसी भी न्यूमेरिक डाटा टाइप को वो स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ओके हुई बात। तो हमने दूसरा पार्सिंग का तरीका देख लिया, डॉट टू स्ट्रिंग, कोई मसला? तो स्ट्रिंग डॉट पार्स मत लिखना। ठीक होगी बात। हमने लिखा फॉर एग्जाम्पल 1245 ऐड का बटन क्लिक किया और उसने क्या किया 57 को क्लिक कर दिया, कोई मसला यहाँ तक? इस तरह बाकी कोड हमने करना है, जो बाकी आपके पास 3 बटन्स रह गए हैं, कर लोगे खुद। फॉर एग्जाम्पल सब्ट्रैक्ट का बटन डबल क्लिक करो, जस्ट आपके पास फ़र्क कहाँ पे आएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। डिवाइड का केस ले लो, फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई का केस है, ठीक हुई बात। अब आपके सारे बटन हैं, उनके रेलिवेंट आपके पास आंसर्स आना शुरू हो गए, कोई मसला यहाँ तक? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ और डिवाइड का बटन क्लिक करता हूँ, क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाई 0 मैथमेटिक्स में इट इज़ पॉसिबल? डिवाइड बाई 0 होता है? नहीं होता। अब मैं यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ, डिवाइड करने लगा हूँ। इसने आंसर क्या दे दिया? इन्फिनिटी। तो आपके पास अगेन CLR का एक और फंक्शन क्या है, आपके पास जो अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस होती हैं उनको भी वो टैकल कर रहा होता है। असूली तौर पे यहाँ पे इन्फिनाइट लूप चल पड़ना चाहिए, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है ना, इन्फिनाइट हो जाती है। लेकिन C# की एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी, कुछ एक्सेप्शंस को वो ऑटोमेटिकली हैंडल कर देती है। तो ये जो इन्फिनिटी जब भी लिखा होता है इसका क्या मतलब है? डिवाइड बाई 0 आप लोग कर रहे हो। क्लियर होगी बात? तो कुछ टाइप की एक्सेप्शन या रन टाइम एरर्स को ये खुद ब खुद डील कर लेती है। कोई मसला यहाँ तक? क्लियर बटन क्लियर कर देगा सारा कुछ, एग्जिट अगेन एग्जिट। मुझे बताओ कि अगर मैं कुछ इस टाइप का लिख दूँ यहाँ पे, ऐड बटन दबाऊँ तो क्या होगा? ठीक हुई बात। आपके पास क्या आ गया? अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। कंटिन्यू करना चाहो नहीं, ये लिखा हुआ इनपुट स्ट्रिंग वाज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, जब आपके पास ये एग्जीक्यूटेबल बन चुकी होती है, डिप्लॉयमेंट में होता है, तो आपके पास ये मैसेज नहीं खुलता, सीधा एप्लीकेशन में मैसेज आएगा और एग्जिट टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर क्विट करोगे तो क्विट हो जाएगा। क्लियर है? अभी तक हमने इस चीज़ को हैंडल नहीं किया, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम अभी तक। अगर आपको कोई सिंपल एप्लीकेशन बोले आप बना लोगे, आप टेक्स्ट बॉक्सेस के ज़रिए और बटन, ये लेबल्स हमने यूज़ किए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि अगर मैं यहाँ पे अदर देन न्यूमेरिक वैल्यू दूँ तो कैसे टैकल होगी, कोई बताएगा? अब यहाँ पे जो मैंने दिया हुआ है A12, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे यूज़र ने कुछ वैल्यूज़ गलत दे दी हैं? इफ से कैसे चेक करूँगा? इफ नहीं है, और कोई? मैं सिर्फ ऐड बटन की कोडिंग पे आ रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस स्टेटमेंट का बताओ, ये क्या कह रही है स्टेटमेंट? किसको पार्स कर रही है? टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू को पार्स कर रही है। अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 में अदर देन न्यूमेरिक है तो क्या ये स्टेटमेंट चलेगी? नहीं चलेगी। इसी लोकेशन के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा इस लोकेशन के ऊपर। क्योंकि देखो यहाँ पे जब वो क्या करेगा, A12 को क्या करेगा, पार्स करने लगेगा डबल में, तो इसी लोकेशन पे इसके ऊपर एरर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपने ये कोड डिटेक्ट करना होता है कौन से कोड में चांस ऑफ एरर हो सकती हैं। ठीक है, नहीं डिटेक्ट करते तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, आसान हल बता देता हूँ। और इफ़ वगैरह का इसमें चेक नहीं है। ट्राई कैच का पता है? डेटाबेस तक कैसे पहुंच गए हो? पक्के वाकई नहीं पड़ा हुआ? जो इसी में मैं एक और टॉपिक कवर करने लगा हूँ जिसको आप बोलते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग। व्हाट इज एक्सेप्शन? ये उसमें मैं कोड लिख रहा हूँ ना, तो आप पहले वैसे आप बता दो व्हाट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन होती है प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से,
अच्छा ठीक हो गया। कंपाइलर वैसे बहुत सारा कुछ नहीं अंडरस्टैंड करता, इसके अलावा कुछ मतलब वो होता भी लॉजिक है, मतलब ठीक होता है। एग्जैक्टली जब यूज़र की बात आती है तो आप इसको क्या बोलते हो, रन टाइम एरर्स। तो जब भी हम बात करेंगे रन टाइम एरर्स की, इसका क्या मतलब है कि एक्सेप्शन है। व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स कौन कौन से हो सकती है? इंटीजर देना था, यूज़र ने क्या वैल्यू दे दी अदर देन न्यूमेरिक। ठीक हो गई बात। आप किसी फाइल में से डाटा को रीड कर रहे थे, ये फाइल ही एग्जिस्ट नहीं कर रही उस लोकेशन पे, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, आप डाटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे थे, किसी वजह से आपका नेटवर्क वगैरह अनप्लग हो गया, तो आपके पास वो क्या आएगी, डाटाबेस कनेक्शन नॉट फाउंड। ठीक होगी बात, वो एक्सेप्शन। तो इस टाइप की बहुत सारी एक्सेप्शन आपके पास आ सकती हैं। क्लियर होगी बात ना? तो एक्सेप्शन को आप क्या बोलते हो, रन टाइम एरर्स। इसको हैंडल करना क्यों ज़रूरी है? अभी आपको मैंने एग्जांपल दिखाई थी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कोई और वैल्यूज दे दी, ठीक है, ऐड का बटन दबाया, ये जो मैसेज आपके पास ओपन हुआ है ना, इसको आप बोलते हो कि आपकी एप्लीकेशन एबनॉर्मल टर्मिनेट हो रही है। क्या हो रही है? एबनॉर्मल टर्मिनेट हो रही है। तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो जाए या एबनॉर्मल टर्मिनेट हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने कोड को हैंडल करना पड़ा होता है, जिसको आप बोलते हो एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग होती क्या है बेसिकली, ये मैंने कुछ ब्लॉक्स लिखे हैं यहाँ पे। सपोज करो नीचे वाला कोड अभी नहीं लिखा हुआ मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बनाया, कौन सा, ट्राई का। ट्राई इज अ कीवर्ड, इसका मैंने ब्लॉक बनाया। आप लोगों ने क्या किया, ट्राई का ब्लॉक बनाया एक, ठीक है, ट्राई इज द कीवर्ड, इसका ब्लॉक बनाया। इसमें आप कौन सा कोड लिखोगे, वो कोड जिस रन टाइम के ऊपर, जिसके ऊपर एक्सेप्शन आ सकती है, एरर आ सकता है। आपको पता है कौन सा कोड है वो? इस केस में हमें पता है, ठीक है ना, कि आप यूजर जो जहाँ पे पार्सिंग हो रही है वहाँ पे वैल्यू चेंज दे सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, सारा कोड कहाँ पे लिख दिया करेंगे अपना, इस ट्राई में। ट्राई की बॉडी में आप कौन सा कोड लिखते हो, इसमें चांस ऑफ एरर होती हैं, ठीक है ना, रन टाइम के ऊपर चांस ऑफ एरर आपके पास आ सकता है। क्लियर होगी बात? तो मैं यहाँ पे अपना सारा कोड ट्राई की बॉडी में लिखूंगा। ओके होगी बात यहाँ तक? कौन सा कोड है मेरा, कैच मैं बाद में बताता हूँ। अभी सिंपल देखो कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग में मैंने पहला ब्लॉक कौन सा बताया आपको, ट्राई का। ट्राई का ब्लॉक आप बनाओगे और यहाँ पे कौन सा कोड लिखोगे जिसमें चांस ऑफ एरर है। तो मैं सारा कोड यहीं पे पेस्ट कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, जितना भी कोड है। तो हमारे पास वो कोड लिखा हुआ है ऐड का नीचे। क्या चीज़? एग्जैक्टली असल में आपको V1 V2 को रखना चाहिए था। मैं फिलहाल सारा कोड रख रहा हूँ क्योंकि अभी तो हमें पता है कि यहाँ पे एरर के चांस नहीं है, लेकिन जब आप नॉर्मली कोडिंग कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता कहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग सारा कोड क्या कर देते हैं, ट्राई में लिख देते हैं। ठीक है, अभी तो बहुत छोटा कोड है, इतना तो असल में कोड नहीं होता है ना। ठीक है, कोड काफ़ी लेंथी होती है, तो हमें नहीं पता होता कि यार इस लाइन पर भी आ सकती है, इस लाइन पर भी, तो हम क्या करते हैं, ट्राई में अपना सारा कोड डाल देते हैं। मसला नहीं होता, नहीं होता। बटन से बाहर कैसे ट्राई लिखोगे, वो तो क्लास में आप आ जाओगे। ट्राई में लिखोगे बिल्कुल। अच्छा, मैंने अपना सारा कोड कहाँ पे लिख दिया, ट्राई बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया? जितना भी कोड था मैंने वो कहाँ पे लिख दिया, ट्राई बॉडी में। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने नीचे एक और स्टेटमेंट लिखी, कैच। अगर आपने ट्राई लिखा है तो उसके साथ कैच लिखना लाजमी है। सपोज करो मैं ये नहीं लिखता, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास एरर आ गया, ठीक है ना। वो कह रहे हैं बेसिकली कैच आपके पास होना लाजमी है। फाइनली का कॉन्सेप्ट होता है, बाद में देखेंगे। तो ट्राई जब भी आप लगाओगे, ट्राई लिखा, इसकी बॉडी शुरू की, बॉडी क्लोज की, इसकी बॉडी क्लोज होने के बाद कैच होना लाजमी है। क्लियर होगी बात ना? नहीं लिखोगे तो आपके पास एरर आएगा। तो मैंने यहाँ पे कैच लिखा। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, एक्सेप्शन। नाम से जाहिर हो रहा है व्हाट इज एक्सेप्शन, रन टाइम एरर्स। किसी भी टाइप का एरर जो है वो ये कैच कर लेगी। ठीक हो ये बात? एक्सेप्शन लिखा, आगे जो मर्जी नाम दे दो, मैंने EX दे दिया एक्सेप्शन, ठीक है। और नीचे मैंने एक मैसेज बॉक्स भी, नहीं आपको पता होगा, चलो ठीक है, सपोज करो एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया, बाद में बताता हूँ इसका, ठीक है। अब होगा क्या,
ट्राई ब्लॉक समझ आ गई, आपने सारा कोड कॉपी कर दिया। कैच ब्लॉक में आपने क्या किया, कोई मैसेज को डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। अगर आपके पास इस कोड में एरर आता है, ये जो ट्राई बॉडी में लिखा हुआ है, अगर इसमें कहीं पे भी एक्सेप्शन रन टाइम पे एरर आएगा तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे एरर आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे आ सकते हैं। सपोज करो इस लोकेशन पे क्या हुआ, आपके पास एरर आ गया, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ से जंप कर जाएगा कैच पे। अब नॉर्मल टर्मिनेट नहीं करेगा वो, बल्कि कहाँ पे आ जाएगा, कैच के अंदर, और कैच में जो भी आपके पास मैसेजेस हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड केस क्या हो सकता है, ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ तक ओके चल गई, तो कैच चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो कैच का कॉन्सेप्ट यही है कि जब एक्सेप्शन आएगी तो वहाँ पे जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ट्राई और कैच दो आपके पास बॉडीज होती हैं। ट्राई में आप सारा कोड लिख देते हो, कैच सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट होगा जब उस कोड में कहीं पे एक्सेप्शन आएगी, रन टाइम पे कोई एरर आपके पास आएगा। ओके होगी बात। तो कैच तब एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा। दोनों केसेस हम लोग देख लेते हैं। नहीं वो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, वही इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, जस्ट एक मिनट आपको वो दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज करो कोई वैल्यूज़ दी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ऐड बटन पे काम किया है। ओके हो गया, यहाँ पे आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। ट्राई कैच लगाने से पहले क्या हो रहा था, अब नॉर्मल टर्मिनेट एक मैसेज आता था और हम क्विट हो जाते थे, ठीक है। अब मैंने ऐड का बटन दबाया, क्या सामने लिखा हुआ है, इनपुट स्ट्रिंग वॉज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली एक मैसेज है, हमने खुद दिया हुआ है ये मैसेज, ठीक है। इसको आप ओके करोगे, वापस स्टेबल फॉर्म में रुक जाओगे, ठीक। क्लियर होगी बात ना। अब स्टेबल फॉर्म में रुक गए, आप चेंज कर लो, ठीक है। इसके बाद दोबारा ऐड का बटन दबाओ, ओके, आपको रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग एबनॉर्मल टर्मिनेशन से बच गए। यहाँ पे जब भी कोई एक्सेप्शन आएगी आपके पास आपका रेलिवेंट मैसेज आएगा, ठीक है। जो मैसेज आने के बाद आप लोग क्या करोगे, जो भी दोबारा चेंजेस परफॉर्म करनी है वो चेंजेस परफॉर्म करके दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो आपने एप्लीकेशन को क्या किया, क्रैश होने से बचा लिया। ओके होगी बात। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग आप लोग इसलिए कर रहे होते हो। कोई मसला यहाँ तक? नहीं आएंगे, क्लासेस में कैसे ट्राई लगाओगे। देखो आपके पास बटन से कोड कहाँ पे होता है, ये जो एक बटन को ले लो, ये जो टॉप पे बनाया ये बटन एग्जिट, ये कहाँ पे आपने कोड लिखा हुआ है, किस बाउंड्री में, क्लास की। तो ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं ये एक चीज़ कर लूँ, क्लास में ट्राई लगा लूँ। क्लास में कभी इफ़ लगाई है आपने फंक्शन के बगैर, नहीं लगा सकते, ठीक है। क्लास में हम ना इफ एल्स लगा सकते हो ना फॉर, किसी फंक्शन में आपको लगाना पड़ता है। अच्छा आपका क्वेश्चन था एक, सॉल्व हो गया इसमें या नहीं, आप वापस जंप करना चाह रहे हो? ठीक है। अब देखो मैं सपोज कर रहा हूँ हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स 1 में रहेगा, सपोज कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैसेज बॉक्स से पहले आप क्या लिख दो, txt v1.text इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। और साथ आप यहाँ पे क्या कर दो, txt v1.focus। फोकस का क्या मतलब है, कर्सर वहाँ पे ब्लिंक होना शुरू हो जाए ताकि यूज़र को पता चल जाए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ऐड का बटन क्लिक किया, उसने वहाँ पे मैसेज आपको डिस्प्ले किया और वहाँ पे एम्प्टी किया, साथ कर्सर ब्लिंक हो रहा है। मतलब मैं टाइपिंग करूँगा तो वहीं पे टाइपिंग शुरू होगी, माउस लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह जंप कर सकते हो, वो जो आप गो टू वगैरह की बात करें वो नहीं आप लगाओगे। txt, ये इसकी लॉजिक समझ आ गई है ना। जस्ट प्रॉपर्टी को, टेक्स्ट को सेट किया और फोकस का एक आपके पास मेथड होता है जो क्या करता है, कर्सर को वापस उधर ब्लिंक शुरू कर देता है, ठीक है। वो बेसिकली आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे नेस्टिंग करोगे, ये ट्राई यहाँ पे ख़त्म करोगे, ठीक है। और इसके लिए आप अलग ट्राई लगाओगे, या आप इस तरह कर लो, इजी अगर थोड़ा सा करना चाह रहे हो। अब मुझे पता चल रहा है कौन से एरर कहाँ पे आ रहा है। अगर V2 में एरर आएगा तो कौन सा कैच चलेगा, ये वाला चलेगा, ठीक है। अगर आपके पास V1 में आएगा तो कौन सा चलेगा, आउटर कैच। तो आप रेलिवेंट मैसेजेस शो करके आप वो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे फिलहाल। तो आप नेस्टिंग ट्राई कैच लगा सकते हो।
यहाँ तक कुछ समझ आ गई? ठीक है, ट्राई कैच, ट्राई में आप लोग लग सकते हो, कैच में आप लोगों के पास एग्जीक्यूशन हो जाती है। ठीक अगर आप चलाओगे तो एक्सेप्शन नहीं आएगी, तो कैच आपके पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो इस तरह बाकी बटन्स पे भी आप लोग क्या करोगे, ट्राई कैच लगा लोगे। अगेन जो हम लोग क्लास में एग्जांपल्स किया करेंगे तो अक्सर में मैं ट्राई कैच नहीं लगाऊंगा, मैं ये सपोज करूँगा कि आप लोग हर कोड को ट्राई कैच में लाजमी लिखा करोगे। ओके होगी बात? ठीक है ना, मैं जब कोड किया करूँगा फिर टाइम बचाने के लिए हम लोग ये कैच वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है, ट्राई कैच ज़्यादातर में नहीं लिखेंगे। तो आप लोगों ने खुद जब इंप्लीमेंट करना है उसको ट्राई कैच में लाजमी लिखना है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये हमने बिल्कुल एक बेसिक सी एग्जांपल देख ली जिसमें हमने ग्राफिकल इंटरफेस बनाना सीखा है। बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे ही पता थी। क्लियर होगी बात? साथ ही हमने क्या चीज़ें सीख ली, इवेंट्स को देख लिया। देखो मैंने क्लास की एक डेफिनेशन आपको बताई थी, क्लास कंटेन्स वेरिएबल्स, फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़, इवेंट्स और बहुत सारी चीज़ें, ऐसी बात थी ना। तो फंक्शंस और वेरिएबल्स हमने देखे हुए थे। एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने यहाँ पे की, ये क्या चीज़ है, इवेंट। इसको आप क्या बोलते हो, इवेंट। और इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज़ इवेंट, व्हाट इज़ एन इवेंट? ठीक है, कॉल एट स्पेसिफिक टाइम, जिसकी वजह से ये बोलने का ठीक हो गया। और आप कह सकते हो अ फंक्शन विच इज़ एसोसिएटेड विद एनी कंट्रोल इज नोन एज इवेंट। ठीक है ना, क्योंकि आपसे अक्सर पूछा जा सकता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंक्शन इवेंट, तो आप फिर क्या बताओगे, फंक्शन भी तो ही काम कर रहे हैं, क्या चीज़? एग्जैक्टली आप ये भी कह सकते हो, स्टेट चेंज हो रही होती है तो उसको भी आप इवेंट कह सकते हो। सिंपल अल्फाज में अगर आप कहना चाहो, एक फंक्शन होता है जो किसी ना किसी कंट्रोल के साथ एसोसिएटेड होता है। अब ये जो फंक्शन बना हुआ है किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, बटन एग्जिट के साथ। ठीक है ना, है तो फंक्शन ही ना, प्राइवेट टाइप का फंक्शन है, एसोसिएट किसके साथ हो रहा है, बटन के साथ। ठीक है, तो आपके पास ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं, इवेंट्स होती हैं। क्लियर होगी बात? नॉर्मली हम लोग जो फंक्शन इवेंट्स को स्टडी करेंगे वो कौन से इवेंट्स होंगे, डिफ़ॉल्ट इवेंट्स। डिफ़ॉल्ट इवेंट से क्या मुराद है, मैंने इस बटन पे क्लिक किया, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट इवेंट खुद ही बन गया। किस नाम से बना, क्लिक के नाम, मतलब क्लिक का इवेंट बन गया। ठीक होगी बात? इसके अलावा बटन के ऊपर कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, माउस मूव हो सकता है, माउस एंटर हो सकता है, माउस लीव हो सकता है, डबल क्लिक हो सकता है, राइट क्लिक हो सकता है ना इवेंट्स। तो ये बहुत सारे इवेंट्स आप लोग बना सकते हो, लेकिन हम लोग जो स्टडी करेंगे वो सिर्फ डिफ़ॉल्ट इवेंट्स, मतलब डबल क्लिक करेंगे जो इवेंट बनेगा हम सिर्फ उसके ऊपर बात किया करेंगे। ठीक है, वैसे आपको मैं दिखा देता हूँ इससे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये बटन है, प्रॉपर्टी विंडो में आओ, ये आपके पास इवेंट्स बने हुए हैं। क्लिक का इवेंट है, ड्रैग ड्रॉप का इवेंट है, एंटर का इवेंट है जो आप लोग नॉर्मली यूज़ करते हो, की अप, की डाउन, की प्रेस, लीव, लेआउट, माउस डाउन, माउस क्लिक, ये बहुत सारे इवेंट्स है। ये सारे इवेंट्स आप लोग लिख सकते हो, मतलब किसी पे भी डबल क्लिक करो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, माउस मूव, इसके ऊपर माउस मूव हो तो क्या हो, एक इवेंट बन जाए। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो उसने क्या कर दिया, आपके लिए ऑटोमेटिकली एक इवेंट बना दिया कि बटन ऐड के ऊपर माउस मूव का एक इवेंट है। ठीक है, इसमें कुछ भी करना चाहो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बटन ऐड डॉट, मैं कहता हूँ बैक कलर बदल दे, माउस मूव हुआ उसके ऊपर तो उसने बैक कलर बदल दिया। मतलब इसको हम देखेंगे डिटेल में, लेकिन मतलब आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि बहुत सारे फंक्शंस आपके पास इवेंट्स ऑलरेडी हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो कहाँ पे है, सिर्फ डिफ़ॉल्ट इवेंट्स पे। टाइम बचा तो हम बाकी इवेंट्स को स्टडी करेंगे। ओके होगी बात? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहाँ पे लेक्चर, हाँ अगली क्लास में क्विज होने। ठीक होगी बात? कंसोल एप्लीकेशन, कोई मसला? तो जैसे भी एग्जांपल्स थी उन्हीं उसी टाइप में कोई क्विज हो सकता है।